उस्मान शाह हाँ जी, साहब, अब तो ये टू चीज़ हमें एक किस सेकंड तरह में होगी? आपको अगर हम इस थ्योरी को लेके आगे चलते हैं, तो अब आप बताइए कि जो सूरत हाल है मिडल ईस्ट के अंदर, तो ये मिडल ईस्ट में जो हो रहा है, ये इसराइल उस लॉबी के साथ था, उन्होंने अपना बंदा वहां लगवा दिया और उन्होंने ये सारा वो जो वाइंड अप कर दिया, जो आपका 80 साल का डिजाइन था और सारे फलसफे थे इंटरनेशनल रिलेशंस के। मेरे ख्याल में सीइंग इज बिलीविंग, अभी जो ग्राउंड रियलिटीज अगर उसके ऊपर बात करें तो मेरे ख्याल में रशिया को एक क्रिपलिंग ब्लो है वहां के ऊपर, सीरिया के अंदर है। रशिया की पूरी दुनिया के अंदर अपने कंट्री के बाहर अपना दो एयर अपना बेसिस है मिलिट्री की, एक नेवल बेस है और एक एयर बेस है, दोनों सीरिया के मेडिटेरेनियन कोस्ट के ऊपर है। जब इसको लॉन्चिंग पैड के तौर पे इस्तेमाल करके वो इंटरनेशनल एम्बिशंस को आगे बढ़ाता था और पैडल करता था अपने जो इन्फ्लुएंस है ना सिर्फ अपना मेडिटेरेनियन रीजन के अंदर बल्कि अक्रॉस दी अफ्रीका। मेरे ख्याल में वो बड़ी मुश्किल सूरत हाल है उनके लिए। और अभी रिसेंटली जो है सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर ने दुबई के अंदर वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के अंदर इस चीज़ का बड़ा कैटेगोरिकली इजहार किया कि रशिया और ईरान ने जो 14 साल हमारे साथ किया ये ओपन वुंड है हमारे लिए। तो मेरे ख्याल में जो रशिया को हमने कंप्रोमाइज होती उनकी सिचुएशन देखी है, इसी तरीके से अफगानिस्तान, मेरे ख्याल में इन दोनों टेम्पलेट की अगर हम सिमिलैरिटी देखें तो जिस तरीके से वहां पे एचटीएस परफॉर्म कर रहा है तालिबान जो है उसके दूर करीब करीब भी नहीं पहुंच सके। वहां पे भी इंट्रा अफगान डायलॉग जो है वो नहीं हो सका, अमेरिका ने नहीं कराया, फेयर एनफ पुल आउट कर गया। यहाँ पे भी कोई अपना एंटिटी नहीं कर रही है। लेकिन जिस तरीके से इंक्लूसिविटी की बात कर रहे हैं, मॉडरेशन की बात कर रहे हैं, रीजनल इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं और इंटरनेशनल लेजिटिमेसी लेने के लिए एचटीएस ने अपना पोस्चर दिया है, मेरे ख्याल में ये कमेंडेबल है। उन्होंने पहले महीने के अंदर ही तमाम मिडिल ईस्ट के जितने कंट्रीज थे जिसके अंदर उन्होंने विजिट कर लिया अदर देन ईरान, और कतर ने भी टच डाउन किया, यहाँ के ऊपर बड़ा प्लेयर है, टर्की भी है, क्योंकि उसने जो असद का फॉल है वो ऑर्केस्ट्रेट तो नहीं किया लेकिन ये है टेसट एक सपोर्ट दिया उसके अंदर है, और वो चाहते हैं यहाँ पे कुर्दों का जो फिनोमेना है। सीरिया में स्टेक होल्डर तो है ना टर्किश। जी जी, मैं वही कह रहा हूँ, बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, बल्कि वो बफर जोन के ऊपर तौर के ऊपर देखता है सीरिया को अपना इजराइल और अपने दरमियान में, और वो चाहते हैं कि उसका जो इमेज है सीरिया का वो उसी तरीके से हो जिस तरीके से वहां पे टर्की का है। वहां पे कंजर्वेटिव हैं, थोड़े कंपेटिटिव हो, वहां के ऊपर सेंट्रलाइज सिस्टम हो, और जो सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं जो कि एक ऑफ स्प्रिंग है कर्दिश पार्टी का वहां के ऊपर पीकेके का, उसे जनाब मेन स्ट्रीम के अंदर लेके शामिल कर लिया जाए वहां के मिलिट्री फोर्सेस में। और जो अलशरा है वहां के ऊपर वो भी इस हवाले से सेम पेज के ऊपर है, और उनके ऊपर पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट की है जिस तरह पाकिस्तान ने तालिबान के ऊपर की थी, लेकिन वो बैकफायर कर गई। लेकिन यहाँ पे टर्की जो है वो बड़ा स्ट्रेटेजिकली मनूवर कर रहा है वहां के ऊपर है। तो मेरे ख्याल में डाउन द लाइन इसमें कोई शक नहीं है, पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन का अमल मैं देख रहा हूँ सीरिया के अंदर, जिसमें सऊदीज बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। खुद अपना टर्की जो है वो रेडी है, टर्की के अंदर जो स्टॉक रेट्स हैं वो ऊपर चले गए हैं वहाँ की जो कंस्ट्रक्शन जो इंडस्ट्री है उसके। तो मेरे ख्याल में टर्की भी वहाँ पे रोल प्ले करना चाहता है, कतर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करना चाहता है। अभी वहां पे खुद कतर के अमीर वो पहले लीडर हैं जिन्होंने टच डाउन किया था दमास्कस को, और उन्होंने कहा हम अमेरिका को कोई एतराज भी नहीं है, उन्होंने कहा कि आए वो हमारे साथ मिलके रिकंस्ट्रक्शन करें, उनको नक्शा वक्शा भी भिजवा दिया, उनका ये ऐसी बिल्डिंगें बनेगी, कोई ऐसी चीज नहीं सामने आई है। बल्कि 10 दिन के अंदर जो यूरोपियन एम्बेसडर थे उन्होंने विजिट किया और उन्होंने जाके बात किया वहां के ऊपर दमास्कस की लीडरशिप से है। तो मेरे ख्याल में वो चाहते हैं जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ रशिया के निकलने के बाद उसको यूरोप और अमेरिका फिल करना चाहता है, और अमेरिका ने $10 मिलियन की जो बाउंटी थी अलशरा के ऊपर उसको भी हटा लिया है, और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर उनको लेके आने के लिए थोड़ा वो अपना लेवरेज भी उनको देने की कोशिश कर रहे हैं, और रेमिटेंस के हवाले से भी उन्हें रूम दिया है, एनर्जी सेक्टर के अंदर दिया है। और यूरोपियन फॉरेन मिनिस्टर जो है अपना फ्रांस के और जर्मनी के, उन्होंने भी अपना 2 जनवरी को मुलाकात की अलशरा में। तो मेरे ख्याल में इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं अनलाइक वो अफगानिस्तान इसको पराया स्टेट के ऊपर नहीं देखना चाहते, और वो चाहते हैं कि इंटरनेशनल रीजनल लेजिटिमेसी जो है वो गेन करे। जी यस डॉक्टर अहमद, ये जो वर्ल्ड फाइनेंशियल सिस्टम और ब्रिक्स वर्सेस क्वाड ये था, तो अब क्वाड विल प्रिवेल, ब्रिक्स को शट अप कर दिया उन्होंने, कहा कि करेंसी नहीं, ऐसी बातें की तो टांगे तोड़ देंगे। In my view, I think BRICS is still stronger than Quad. Quad तो क्या 4 nations है. For the currency right now, I think BRICS खुद भी रुक जाएगा, क्योंकि एकदम से आप एक नया मॉनेटरी सिस्टम नहीं ला सकते। जब यूरो भी आया तो इट टुक लाइक 30-40 years के यूरोस को लाए, वो भी डॉलर को एज अ रिजर्व करेंसी जो है वो रिप्लेस नहीं कर सका। हाउ एवर आई डू सी के जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं और ये ज्यादा काम करेंगी फॉर द फोर्टिफिकेशन एंड यूनिफिकेशन ऑफ ट्रेड, अपने आप को स्ट्रेंथन करेंगी, क्योंकि अमेरिका में क्या प्रोड्यूस हो रहा है आर्म्स एंड एम्यूनेशन, ठीक है। जापान इज अ वेरी स्मॉल इकोनॉमी
और उनके ऊपर जितना मतलब एक इकोनॉमी की एक लाइफ होती है, ट्रफ्स एंड पीक्स, पीक से भी आगे पीक पे चले गए हैं। बहुत ज्यादा उनका इलेक्ट्रॉनिक चीजों में, ऑटोमेटेड स्टफ में है, बट चाइना एंड अदर इकोनॉमीज हैव कॉट अप विद दैट, ठीक है। तो अगर हम उसको किसी भी थ्योरी के हिसाब से देखें तो जो क्वाड नेशंस हैं वो एक सैचुरेशन लेवल पे पहुंच गई हैं। जो ब्रिक्स नेशन हैं उनमें फिर भी बहुत सारा मार्जिन है फॉर प्रोडक्टिविटी, फॉर एक्सपोर्ट्स, फॉर एग्रीकल्चरल स्टफ। जो नया इशू आने लगा इकोनॉमिकली, द बिगेस्ट इशू आफ्टर एनर्जी, ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस इज द फूड सिक्योरिटी, ठीक है। तो फूड सिक्योरिटी के लिए ब्रिक्स कंट्रीज और बाकी यूए कंट्रीज आर लुकिंग फॉर मार्जिन वेयर दे कैन प्रोड्यूस और लोकल आवाम को भी खिलाएं और जाके अपनी आवाम को भी वापस खिलाएं। ये जो बल्गेरिया में 3 दिन पहले मुजाहरे हुए यूरो के खिलाफ, आपको लगता है कि ये रशिया ने ऑर्केस्ट्रेट किया कराया था? ये उनके कहने पे उन्होंने इस तरह ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, अब लैटविया के बारे में सुना जा रहा है कि वो वहां पे नजर है पुतिन साहब की। तो हाउ डू यू सी ये पर्टिकुलर इंसिडेंट, एंटी यूरो राइट्स? अच्छा, अब अगर आप थोड़ी सी हिस्टोरिकली देखें ना, बेशक यूएसएसआर की फॉल हुई, ये ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज निकल आई, लेकिन उसके बाद इन कंट्रीज ने बहुत गुर्बत देखी। यहाँ तक कि बेलारूस और लातविया और एस्टोनिया इन कंट्रीज में देखें अगर आप, तो इन्होंने कितने कितने साल इन लोगों के बच्चे मैल न्यूट्रिशन में चले गए। अभी भी अगर आप बॉस्नियन लोगों को मिले तो दे हैव अ ग्रज अगेंस्ट अदर नेशंस के यूरोपियंस ने हमारे साथ क्या किया और हमें नहीं बचाया। तो क्योंकि इन्होंने इतनी गुर्बत देखी है और दे हैव परसिवेयर्ड, एक लफ्ज होता है परसिवेयर्ड, दे हैव परसिवेयर्ड टू गेन दैट स्टेबिलिटी। तो अब वो नहीं चाहते कि हम रशिया के रोब से निकले हैं और हमने इतना सफर किया तो हम किसी और पावर के नीचे आ जाएं, फॉर एग्जाम्पल द यूरो। और क्योंकि जब यूरो के अंदर आप आते हैं देन यू हैव टू कंप्लाई टू द रूल्स ऑफ द यूरो जोन। इट्स नॉट जस्ट यू आर यूजिंग द करेंसी, यू हैव टू कंप्लाई टू द इकोनॉमिक, ट्रेड, लेबर एक्सेट्रा, ठीक है। अगर किसी यूरोपियन कंट्री के अंदर कम प्रोडक्टिविटी होगी और ये मुल्क ज्यादा इनका आउटपुट है इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट फॉर एग्जांपल, या अब इन्होंने अपने एक्सपोर्ट शुरू किए हैं, तो वो फिर वो इवनली डिवाइड हो जाती है एंड पीपल डोंट वांट, दे आर सो हॉस्टाइल टुवर्ड्स एनी एग्रेशन, एनी प्रेशर फ्रॉम एक्सटर्न। तो इस वजह से एंटी यूरो है कि दे वांट देयर ओन सॉवरेनिटी। यूरो का क्या मतलब है इससे, ये लोकल करेंसी क्या होती है? लेकिन ये अभी स्विट्जरलैंड में मैंने देखा था कि वहां पे एक लोकल शॉप थी, वो जो चॉकलेट्स बेचते हैं, उनका लोकल इम्पोर्टेंट वो नाम था, वो नाम दिया, उन्होंने यूरो लेने से इनकार कर दिया। उनके लिए लोकल ये हाँ जी। डॉक्टर साहब, है ओवर टू यू, आप कंक्लूड कीजिए, अब हमारे पास जो वक्त है। डॉक्टर साहब आवाज जी यस सर, जी मैं अर्ज कर रहा था कि ये तमाम ममालिक जो आप देख रहे हैं, जिधर ये पूरे यूरोप के अंदर खासतौर पे वो 20 ममालिक जो और वो 7 ममालिक जो पहले भी यूरो को इस्तेमाल नहीं कर रहे, उनके अंदर एक रेजिस्टेंस थी। अच्छा, अब ये खुलकर सामने आ गई है और ये सारे के सारे अपनी अपनी असास में वापस जाना चाहते हैं। अच्छा, यानी अपनी अपनी उस पुरानी प्राइड में जाना चाहते हैं, लेकिन अब उनके पास पैसे नहीं है। पहले पैसे थे, जर्मनी ग्रेट जर्मन था, लेकिन उसके पास अब वो BMW, वो मर्सिडीज, वो वॉक्सवैगन के हालात नहीं रहे। अब ये सारी कंपनीज डिटोरिएट कर चुकी हैं। अच्छा, मैं भी बहुत पसंद करता हूँ उनका चीजों को, लेकिन पॉइंट ये है कि उनके पास आगे पैसे नहीं है। पूरा जर्मनी ये कहता है, पूरा यूरोप ये कहता है, इवन ब्रिटेन ये कहता है कि हमें BYD दो, हमें 500 कंपनीज जो चाइनीज की हैं, हमें चाइनीज इलेक्ट्रिक कार्स दो, और जो हमें तकरीबन ना होने के बराबर की प्राइस मिले, और हम वहां पर लेना चाहते हैं। अच्छा, अब ये सारा मैंने आपको कहा था कि पूरा यूरो सेंट्रिक, ये जो चाइना सेंट्रिक हो जाएगा। चाइना सेंट्रिक होने के बाद ये इंडिपेंडेंट रहेगा। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि इन सारों के अंदर मूवमेंट कौन चला रहा है? यकीनन रशिया का हाथ होगा, लेकिन रशिया इनको हेड नहीं करेगा, रशिया इनको लीड नहीं करेगा। रशिया कंस्पायर जरूर करेगा। मैंने आपको बताया कि वो उनके पार जिसके पास इंपीरियल गट्स होता है और वो एक दफा टूटा होता है और वो बदला ना ले, वो दोबारा से अब इस पूरे के पूरे यानी ईस्टर्न यूरोप को भी अपने साथ ले, ये सारे कंगाल दुनिया को वापस वो अपने इस्तेमाल नहीं लेगा। अब उसका कोई शौक नहीं है दोबारा से USSR बनने का। लेकिन नहीं, मेरे दिमाग में सवाल आपकी बात से आ रहा है कि जो अब इस वक्त मेहरबानियां कर रहे हैं ट्रम्प साहब इनके ऊपर, तो वो पैसिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार ठंडे हो जाओ, हमने तुम्हारा USSR तोड़ा था, ना हो गया और हो गया। वो कुछ नहीं कर रहा। वहां की मैंने आपको बता दिया, डीप स्टेट जो है वो रशिया के आगे झुक चुकी है, चाइना के आगे झुक चुकी है, उनको समझ आ चुकी है। वहां उससे ऊपर जो है वो ज़ायनिस्ट मूवमेंट को भी समझ आ गया है कि अब आगे क्या होना है। चाइना सेंट्रिक होना पड़ेगा, रशिया ताकत में आ रहा है,
रशिया इजाजत दे रहा है अमेरिका को कि आप आओ, तो इलीट क्लब बन चुका है। अभी कुछ अर्सा ये इलीट क्लब चलेगा, और जब तक जो मैंने कहा लास्ट प्रेसिडेंट होगा, तो अब सोने जो अभी जो मैंने बैरन का कहा है, बैरन ट्रम्प का, तो बैरन ट्रम्प जो 35 साल में आएगा, आपका क्या ख्याल है कि उसके बाद बहुत जहानत होगी? आराम से आएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हाथी है अमेरिका, वो डिटोरिएट करने में टाइम लगेगा। अच्छा, अब मैंने आपको कहा कि रशिया और चाइना, और इसके बाद मैंने आपको कहा कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो है वो ईरान बड़ी ताकत के तौर पे उभरेगा। इसके साथ जो है वो चाइना, मैंने आपको बता दिया, वो इकोनॉमिक ताकत के तौर पे उभर रहा है। रशिया जो है वो इंपीरियल गट्स के ऊपर, पूरा यूरोप जो है वो चीन के थ्रू चलेगा आगे। मैं अर्ज करता हूं, मैं कंक्लूड करने के लिए लास्ट पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूं सर। सीआईए की मैं जो बुनियादी वजूहात बता रहा हूं, जिसमें मैं ये साबित कर रहा हूं, ये मैं अपना थीसिस क्लियर कर रहा हूं। आपको याद होगा ऑपरेशन मॉकिंग बर्ड के अंदर, इसके तहत सीआईए ने कई अमेरिकी सहाफियों को भर्ती किया ताकि अवामी राय को अमेरिकी हुकूमत के मुफादात के मुताबिक ढाला जा सके। फिर आपको जेएफ कैनेडी का भी याद होगा कि सीआईए को कमजोर करने की कोशिश की, जिसके बाद इनका कत्ल हो गया, और इसमें भी सीआईए का किरदार था। फिर इसके अलावा 2003 के अंदर सद्दाम हुसैन के जो है वो वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन में, सर दूसरा क्रॉनिकल ऑर्डर मैंने रिवर्स में शुरू कर दिया, वो 2003 के अंदर इलाका का भी आपको याद है। फिर 2016 के अंदर आ जाए, 2016 में सीआईए ने रूसी मदाखलत का दावा करके डोनाल्ड ट्रंप के इंतखाबात को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, और नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर सीआईए अक्सर अमेरिकी सियासतदानों और पॉलिसी साजों पर दबाव डालती है। सदर रिचर्ड निक्सन के खिलाफ सीआईए का रोल रहा है अमेरिकी पॉलिटिक्स में, यानी अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट का रोल अमेरिकी पॉलिटिक्स में। सिर्फ हुआ ये था कि पहले मजबूत रोल था पूरी दुनिया के साथ उनकी कनेक्टिविटी में, अब प्रॉब्लम ये हो गया कि उन्होंने इकोनॉमी के ऊपर गौर नहीं किया, प्रोडक्शन पे नहीं गौर किया, मैन्युफैक्चरिंग पे गौर नहीं किया, वो चीज उनके हाथ से निकल गई।